बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है खौफ व दहशत से भरपूर कहानी सरगर्दां रूह। आज मुझे यहाँ से रवाना होना था और काशिफ अभी तक मेरे पास नहीं आया था। शायद कोई और मौका होता तो मैं किसी दूसरे का इंतज़ार न करता। काशिफ ने 2 माह तक मेरा जितना ख्याल रखा, उसका तकाजा यही था कि मैं उससे जाते हुए मिलकर ज़रूर जाऊंगा, वरना वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि एक ऐसा बेमुरव्वत शख्स था, जाते हुए मिलकर भी नहीं गया। वक्त तेज़ी से बीत रहा था और काशिफ का पता नहीं था। मुझे रावलपिंडी पहुंचकर ट्रेन पकड़ना थी। अगर मैं ज़रा सी भी ताख़ीर करता तो ट्रेन निकल जाती और मजबूरन मुझे फिर किसी कोच में सफ़र करना पड़ता। कोच के सफ़र के मुकाबले में मुझे ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रेन में आदमी सुकून से बैठ जाता है, चल फिर भी लेता है। एक तरह से ट्रेन का डब्बा कमरे की मानिंद महसूस होता है। इसके मुकाबले में कोच में आदमी ठूंस कर बैठता है, अपनी मर्ज़ी से हिलजुल चल फिर भी नहीं सकता। मैं बुनियादी तौर पर एक कारोबारी शख्स हूँ। मेरा जहन हर वक्त कारोबार से मुतल्लिक सोचता रहता है। इसी बिना पर मैं अपने कारोबारी साथियों के मुकाबले में बहुत आगे हूँ। मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। हर वक्त कारोबार के मुतालिक सोचते रहने से मैं बीमार रहने लगा हूँ। डॉक्टर्स ने मेरी बीमारी को देखते हुए मशवरा दिया था कि मैं 2 माह के लिए कारोबार से दूर होकर किसी पुरफिज़ा मकाम पर जा रहा हूँ। मेरी समझ में यही आया कि बजाय मैं किसी बाहर मुल्क में जाऊँ, अपने मुल्क के पुरफिज़ा मकाम मरी में जाकर रहूँ। मैं होटल के बजाय किसी घर में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इत्तेफाक से एक छोटा बंगला नुमा घर मुझे मिल गया। मैं बहुत खुश हुआ कि इस बहाने मुझे घर का सा माहौल मिलेगा, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, अपनी मर्ज़ी से सोना और उठना। पढ़ने को मैं ढेर सारी किताबें ले आया था, जो मुझे तन्हाई का एहसास नहीं होने देंगी और मेरा साथी बनकर रहेंगी। मेरा इरादा था कि मैं 1 माह यहाँ क़याम करूँगा, लेकिन 2 माह गुजर गए और वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। सच पूछो तो मेरा यहाँ अच्छा वक्त गुजरने में कुछ हाथ काशिफ का भी है। वो अगर यहाँ ना होता तो मेरे लिए 1 माह गुजारना मुश्किल हो जाता। काशिफ की मासूम हरकतें और भोलेपन की बातों से मेरा दिल बहल जाता था। किसी वक्त को मैं भी खुद को बच्चा तस्वुर करने लगता था और काशिफ से ऐसी बातें करने लगता कि वो भी मेरी बातों को सुनकर ज़ोरदार कहकहे लगाने पर मजबूर हो जाता था। वो मेरा ख्याल इस तरह रखता था कि जैसे वो हकीकी मायनों में मेरा बेटा हो। मुझे भी उससे इतनी ही मोहब्बत हो गई थी कि जैसे अपने बेटे से हो गई हो। इन 2 माह में मेरी बीमारी इस तरह से गायब हो गई थी जैसे कभी बीमार ही नहीं हुआ था। मुझे अच्छी तरह से याद है, इस बंगले नुमा घर में आए हुए दूसरा दिन था। सख्त सर्दी थी। कमरे को गर्म रखने के लिए आतिशदान के कोयले ख़त्म हो गए थे और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर जाकर कोयले ले आऊं। और ऐसे में ये सोचकर घर से बाहर निकल आया, शायद बाहर से सूखी लकड़ियों की टहनियाँ मिल जाएं, ताकि कुछ वक्त गुजर जाए और सर्दी की शिद्दत कम हो जाने पर मैं फिर कोयले ले आऊँगा। कोयले की दुकान यहाँ से बहुत दूर थी। मैं उम्र के इस हिस्से में था जब कम सर्दी का भी एहसास होता है। मैं अभी इधर उधर नज़रें दौड़ा रहा था कि एक 10 साला लड़के पर नज़र पड़ी। वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। अपनी तरफ मतवजा पाकर मेरे पास आया। क्या बात है, आप मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? वो बोला। हाँ बेटा, मेरे आतिशदान के कोयले ख़त्म हो गए हैं और मुझे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैंने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं अभी कोयले ला कर दे देता हूँ। उसने कहा, ये लो पैसे, ज़रा जल्दी से कोयले ले आओ। मैंने कुछ रकम उसकी तरफ बढ़ाई। अगर कोई और मौका होता तो मैं कभी इस तरह किसी अजनबी लड़के को रकम ना देता। किसी अजनबी लड़के का क्या पता कि वो पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाए। सख्त सर्दी की बिना पर मैं उस पर एतमाद करने पर मजबूर हो गया था। उसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी अपने चचा के घर से कोयले ले आता हूँ। जब आप दुकान से कोयले ले आएँ तो फिर मुझे उन कोयलों के बदले कोयले दे देना। उसने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैं ये कहते हुए कमरे में आ गया। अभी मुझे चंद मिनट ही हुए थे कि वो कोयले ले आया और ख़ुद ही उन कोयलों को आतिशदान में डालकर आग रोशन कर दी। लगता है तुम्हारा घर नज़दीक है,
जभी तुम कोयले इतनी जल्दी ले आए हो। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। हाँ, मैं यहाँ नज़दीक ही अपने चचा फ़खरुद्दीन के पास रहता हूँ, उसने बताया। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे चचा का घर यहाँ आते हुए देखा था। घर के बाहर फ़खरुद्दीन नाम की तख्ती भी लगी हुई है। लेकिन तुम अपने चचा के पास क्यों रहते हो? अपने वालिदैन के पास क्यों नहीं रहते? मेरे वालिदैन का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, जब से मैं अपने चचा के पास रह रहा हूँ, उसने बताया। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतने अच्छे लड़के के वालिदैन का इंतकाल हो गया है। मैंने उसके सर पर शफ़क़त भरा हाथ रखा। आपका चेहरा काफ़ी हद तक मेरे वालिद से मिलता जुलता है, इसलिए मैं कल से इस मकान के गिर्द चक्कर लगा रहा हूँ। मैं आपसे मुलाकात करके कुछ वक्त यहाँ गुजारना चाह रहा हूँ, सो आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। यहाँ आप जितना भी वक्त गुजारें, इस दौरान किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कह देना। आपका काम करके मुझे बड़ी खुशी होगी। वो मुसलसल मेरे चेहरे पर नज़र रखे हुए था। मैं उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकता था। मेरे चेहरे में अपने बाप की सूरत देख रहा था। ऐसा करके उसे दिली खुशी हो रही थी। ऐसा अक्सर होता है जब हमें अपने प्यारों के बिछड़ जाने पर उनसे मिलती जुलती शक्ल के शख्स को देखकर ना जाने क्यों एक खुशी और दिली सुकून मिलता है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अभी कुछ और कहना चाहता था कि वो बेख्तियार बोल पड़ा। काशिफ। हाँ काशिफ, मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें इतला कर दूंगा, मैंने कहा। मेरी बात पर वो खुश हो गया था। 2 माह के दौरान काशिफ ने मेरा इस तरह ख्याल रखा जैसे कोई बच्चा अपने बाप का ख्याल रखता हो। मेरे मुंह से कोई फरमाइश निकलती और सर्दी की परवाह किए बगैर दौड़ पड़ता। मैं उसे आवाज़ देता रह जाता कि आज बहुत सर्दी है, कल ले आना। वो मेरा जुमला सुनी अनसुनी करता हुआ चला जाता और मतलूबा चीज़ लेकर घर में दाखिल होता। एक दिन फल काटते हुए मेरी उंगली ज़ख्मी हो गई और उससे खून बहने लगा। ये देखकर काशिफ सख्त बेचैन हो गया। वो मेरी उंगली को पकड़कर खड़ा हो गया। जब तक खून बहना बंद ना हुआ, उसने उंगली को मजबूती से दबाए रखा। खून बंद हो जाने पर उसने मेरी उंगली पर दवाई लगाकर पट्टी कर दी। मैं हैरत से उसे देखता रह गया। मैंने कई बार उसे रकम देना चाही, लेकिन उसने रकम लेने से इनकार कर दिया। बकौल उसके वो मेरी खिदमत पैसों के लालच में नहीं बल्कि अपना बाप समझ कर करता है। मैंने कल उसे सख्ती से ताकीद की थी कि वो सुबह जल्दी आ जाए, क्योंकि वो अगर देर से आया तो फिर हमारी मुलाकात ना हो सकेगी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो आते हुए हिचकिचा रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो मुझे कैसे इनकार करे। मैं उसकी तकलीफ़ के एहसास को समझ रहा था। वो छोटा बच्चा ही था। वो किसी तरह ये जुदाई बर्दाश्त कर सकता था कि जिसे वो अपना बाप तस्वुर कर रहा है, वो उससे मिलकर फिर जुदा हो जाएगा। उसका इसरार था कि मैं अभी कुछ अरसा और यहाँ ठहर जाऊँ। कारोबारी मजबूरी ऐसी थी कि मेरा कराची पहुँचना बहुत ज़रूरी हो गया था। यहाँ से जाते हुए मैं सोच रहा था कि उसकी खिदमत के सिलसिले में कुछ रकम ज़बरदस्ती उसकी जेब में ठूँस दूँगा। उसके इनकार पर मैं कहूँगा कि अगर तुम्हारा बाप तुम्हें खर्चे को कुछ रकम देता तो क्या तुम इनकार करते? मेरी इस बात पर वो ज़रूर खामोशी से रकम अपनी जेब में रख लेगा। खासी देर गुजरने पर भी काशिफ नहीं आया था और मैं हर गुजरते लम्हे को महसूस कर रहा था। वो अभी तक नहीं आया था। न जाने उसे आने में कितनी देर लग जाए। मुझे खुद ही उसके चचा के घर जाकर काशिफ से मिल लेना चाहिए, मैंने खुद कलामी की। मैं बेख्तियार कुर्सी से उठा और काशिफ के चचा फ़खरुद्दीन के घर की तरफ चल दिया। मैं अभी फ़खरुद्दीन के घर पहुंचा भी न था कि एक दरख्त के पास मुझे काशिफ खड़ा नज़र आया। मुझे बड़ी हैरत हुई कि कितनी बेफिक्री से वो इस जगह खड़ा है, जबकि उसे मेरे पास आने की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। काशिफ, मैंने उसको आवाज़ दी। मेरी आवाज़ पर वो चौंका और मेरी तरफ बेबसी से देखने लगा। उसकी आंखों में हसरत थी। उसके चेहरे पर छाई उदासी देखकर मेरा दिल भी कट कर रह गया था। मैं तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। मैं उसे सीने से लगाकर उसका गम दूर कर देना चाहता था। मैं जब दरख्त के पास गया, वहाँ काशिफ का नामो निशान न था। मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर पागल हो गया था। वो वहाँ मौजूद न था और मैं तसव्वुर में उसे वहाँ देखकर लपक कर दरख्त के पास पहुँचा था। मैं अपने सर को झटक कर आगे बढ़ गया। फ़खरुद्दीन के घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मेरे दस्तक देने पर मेरी ही उम्र का एक शख्स बाहर आया। जी फरमाइए। उसने मुझे हैरत से देखा। मैं काशिफ से मिलने आया हूँ, मैंने कहा। क्या? वो हैरत से मुझे देखते हुए बोला। आप हैरान ना हो, मैं 2 माह से उधर एक घर में किराए पर रह रहा था।
आज मैं वापस कराची जा रहा हूँ। इन 2 माह में काशिफ ने मेरी खिदमत की है, मेरी ज़रूरत का भरपूर ख्याल रखा है। मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि उससे मिले बगैर जाऊँ। हालांकि मैंने कल काशिफ को सख्ती से ताकीद की थी कि वो जल्दी आ जाए। मैंने बताया, अंदर आ जाएं, उसने रास्ता छोड़ते हुए कहा। मैं कमरे में दाखिल हो गया। एक कुर्सी पर बिठाकर वो दूसरे कमरे में गया। जब वो दोबारा आया तो उसके हाथ में एक तस्वीर थी और दूसरे हाथ में अखबार दबा हुआ था। उसके पीछे पीछे खातून भी आ गई थी। वो भी मुझे हैरत से देख रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने साथ खातून को क्यों ले आया है। ये तस्वीरें देखें, उसने काशिफ की तस्वीर मेरे हाथों में थमाते हुए कहा। यह तस्वीर काशिफ की है, 2 माह तक मेरे पास आता रहा है। फिर भला मैं कैसे इसे नहीं पहचान सकता। मैंने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। क्या आपको पक्का यकीन है कि यही आपकी खिदमत करने आता रहा है? इस बार खातून ने कहा। हाँ भाई, यही आता रहा है। मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैंने कहा। हम आपको झूठा नहीं कह रहे, बल्कि अपना शक दूर करना चाह रहे हैं। फ़खरुद्दीन ने कहा। क्या शक? मैंने हैरानी से उन दोनों को देखा। काशिफ को अपने अब्बू इनाम इलाही से बहुत दिली लगाव था। जब इनाम और उसकी बीवी ज़ैनब का एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था तो कई दिन तक काशिफ को अपना होश नहीं रहा। वो सोते जागते अपने अब्बू को पुकारता रहता था। जब उसके हवास दुरुस्त हुए, हमने उसे समझाया कि उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है, वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। हमारे समझाने पर वो समझ गया था, लेकिन फिर भी कभी कभार उसको ये दौरा पड़ता कि उसके अब्बू ज़िंदा हैं और किसी पहाड़ पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहते हुए वो पहाड़ों पर चढ़ जाता और फिर जब उसके अब्बू ना मिलते तो वो वापस लौट आता। 2 साल कबल भी उस पर ऐसा ही दौरा पड़ा और वो एक पहाड़ पर चढ़ता चला गया। वहाँ मौजूद लोगों ने उसे बहुत रोका कि वो इस पहाड़ पर ना चढ़े, मगर उसने किसी की ना सुनी। फिर ऐसा हुआ कि एक पहाड़ पर से उसका पाँव फिसला और वो नीचे गिरता हुआ आया और फिर एक पत्थर से उसका सर बुरी तरह टकराया और वो इंतकाल कर गया। फ़खरुद्दीन ने बताया। क्या? उस वक्त हैरत से मैं चौंका। मेरी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कह रहे हैं। अगर वो मर गया था तो फिर मेरे पास वो कैसे आता रहा था? मेरी उसने खिदमत किस तरह की? वो मुझे हैरत ज़दा देखकर दोनों मियाँ बीवी ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। फिर फ़खरुद्दीन ने मुझे एक और हैरत का झटका लगाने को अखबार मेरे सामने कर दिया। अखबार में काशिफ की कफन में लिपटी तस्वीर छपी थी और ख़बर भी लगी थी, जिसके मुताबिक काशिफ की मौत पहाड़ से गिरने के सबब हुई है। अखबार की तारीख पर नज़र डालने से फ़खरुद्दीन की बात की तस्दीक हो गई थी कि काशिफ की मौत 2 साल कबल हुई थी। मैं रावलपिंडी जाने वाली वैन में बैठा काशिफ के बारे में सोच रहा था कि वो सब क्या था। काशिफ अगर 2 साल पहले मर चुका था तो फिर वो मेरे पास 2 माह तक कैसे आता रहा। इस बात की तस्दीक फ़खरुद्दीन ने कर दी थी कि वाकई मेरी शक्ल काशिफ के वालिद में मिलती है। क्या काशिफ की बेचैन और सरगर्दा रूह अब भी अपने बाप से मिलने को मरी में घूमती फिरती है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मुअम्मा है जिसे इंसानी अकल समझने से कासिर है।